वेलकम बैक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ में। और आज परमाणु भौतिकी यानी एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन जिसमें हम लोग जानेंगे बोहर मोड के बारे में, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर के बारे में, लोएस्ट एनर्जी लेवल्स के बारे में, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग सभी के लिए ये होने वाला है। और एक क्वेश्चन जरूर इस वाले चैप्टर से बनता ही बनता है। तो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 आपके सामने है कि ये जो चित्र आपके सामने दिखा रखे हैं चित्र 19.17 में कि किसी नाभिक के समीप से गुजरते हुए अल्फा कण के यहाँ 3 पथ दिखाए गए हैं, 3 रास्ते शो किए गए हैं। और इन रास्तों में से आपको पहचानना है कि अल्फा इन 3 में से कौन सा पथ जो है वो अल्फा कण को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें जो बिल्कुल स्ट्रेट में पथ एक है, स्ट्रेट लाइन में दिखा रहे हैं, सेकंड में नीचे की तरफ है और थर्ड वन में ऊपर की तरफ है। तो अगर इसमें रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो किसके द्वारा है? पहला ऑप्शन कह रहा है तीनों पथ अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केवल फर्स्ट पथ कर रहा है, केवल सेकंड कर रहा है, या केवल थर्ड वन। ठीक है, डी ऑप्शन में देखें केवल थर्ड वन। ओके, तो यहाँ पर ये अल्फा कण के रास्ते को दिखाता हुआ। सेकंड पर आइए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण किस बल के कारण प्रतिकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल किस बल के कारण लगा है? जैसा आप सभी जानते हैं कि द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज ऑफ एनी एटम। ठीक है, और जो आपके अल्फा कण जो उसके पास से होकर गुजर रहा है उसके ऊपर भी कैसा आवेश है? 2He4, यानी अल्फा कण भी कैसा होता है? आपका धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो इनके बीच में ऐसा कौन सा फोर्स है कि जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? गुरुत्वाकर्षण की बात की जाए तो ये हमेशा आपका अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, आकर्षणात्मक होता है। यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स की बात की जा रही है। नाभिकीय बल के बारे में अगर कहें तो नाभिकीय बल भी यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर होगा, जबकि अल्फा कण बाहर से होकर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब बात करें कूलाम बल के बारे में। कूलाम बल जो होता है आपका F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। कूलाम के अनुसार जो समान आवेश हैं, जो समान नेचर के हैं, जिनके आवेश समान हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो यहाँ पर यही कारण है अल्फा कण के प्रयोग में कि किस कारण से प्रतिकर्षित होते हैं, तो कूलाम बल के कारण प्रतिकर्षित होते हैं। थर्ड पे आइए, प्रकीर्णित अल्फा कणों का पथ कैसा होता है। तो पथ में यहाँ पर दे रखा है सर्कुलाकार यानी वृत्ताकार होता है, परवलाकार होता है, एलिप्स होता है, या हाइपरबोला। ठीक है, अति परवलाकार होता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका थर्ड का डी ऑप्शन सही है, अति परवलाकार यहाँ पर उसका पथ होता है। तो थर्ड का डी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी परमाणु के आयतन तथा नाभिक के आयतन की निष्पत्ति, यानी इनके जो आयतन है, परमाणु का आयतन कहा जाए और नाभिक का जो आयतन कहा जाए, उसका अनुपात, उसका रेशो किस कोटि का होता है। तो 10⁻25, 10⁻15, 10⁻10 या 10⁻5। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका 4 का है, बी ऑप्शन आपका 10⁻15, ये आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके सामने, परमाणु का बोहर मॉडल। नंबर ए है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण को प्रयुक्त करता है। बी परमाणु के सतत ऊर्जा वर्णक्रम की घोषणा करता है। सी सभी परमाणु के एक समान उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की घोषणा करता है। यह मानता है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटाइज्ड है। तो 5 का जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी। तो यह मानता है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत है, यानी क्वांटाइज होता है। 6 पर आते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। ग्राउंड बेस पे एनर्जी एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, कोणीय संवेग पूछ रहा है, कितना होगा। तो ऑप्शन में दे रखा है h/π है, h/2π है, या फिर 2π/h है, या π/h है। तो इसमें सही ऑप्शन है वो 6 का बी पार्ट आपका करेक्ट है इसमें, कि h/2π सही से कोणीय संवेग के बारे में जानकारी देता है। 7 पे आते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार विकिरण उत्सर्जित होता है कब। हाइड्रोजन परमाणु से विकिरण कब एमिट होगा। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने, अपनी कक्षा में घूमते समय क्या विकिरण का उत्सर्जन करता है। बी कह रहा है किसी कक्षा से नाभिक में कूदता है तब। सी कह रहा है किसी ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में कूदता है तब करता है, या नीची कक्षा से ऊंची कक्षा में उड़ता है तब। तो यहाँ जब भी आप ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में होगा उस समय एनर्जी का क्या करेगा, वो रेडिएशन करेगा। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका है सी। जब भी अगर कहीं पर एब्जॉर्प्शन की बात हो, अवशोषण की बात हो रही हो, तो यहाँ पर तो उत्सर्जित हो रहा था, इसलिए ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में उतरेगा, कूदेगा। और जो भी एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है ना, वो आपके प्रकाश के रूप में या विकिरण के रूप में आपकी एनर्जी को एमिट करेगा। वहीं पर अगर नीची कक्षा से ऊंची कक्षा में हायर क्लास में जाते समय उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होगा। क्लियर है, ध्यान रखिए। 8 पर आते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग डिपेंड करता है, यानी निर्भर करता है किसके, यह अनुपाती होता है n-1 के, या n के, या n-2 के, या n² के। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका 8 का है, आंसर ए करेक्ट है, n-1 के। तो ये डिपेंड करता है एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग n के ऊपर n-1। 9 पे आते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो कितनी होती है। तो ऑप्शन में आपके सामने 1/4πε0,
Q1 Q2 के अपन R स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने दिखा रखी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 2R कर दिया है और C की वैल्यू यहाँ पर E स्क्वायर अपन R कर दिया है। तो यहाँ पर है आपका जो सही आंसर है वो आपका 9 का है, डी ऑप्शन करेक्ट है कि माइनस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन 2R आपका सही आंसर होगा। डी ऑप्शन योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइड्रोजन परमाणु में इसकी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग तथा प्रकाश के वेग का अनुपात 1/137 ये क्या कहलाता है? तो इसमें क्या है, इसे बोर कांस्टेंट यानी बोर नियतांक कहते हैं, रेडबर्ग नियतांक कहते हैं, स्टीफन नियतांक कहते हैं, या फिर आपका लास्ट में सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है डी, सूक्ष्म संरचना नियतांक। 11 पे आते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है? तो इसमें जो वेग की बात की गई है तो वेग के लिए C/2 है, C/137 है, 2C/137 या C/237। सी सभी लोग समझ रहे होंगे, प्रकाश की चाल को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है C/137। 12 पे देखिए, एक उत्तेजित हाइड्रोजन एक्साइटेड, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है? किसी भी हाइड्रोजन परमाणु को अगर आपको क्या करना है, आयनाइज करना है, तो उसके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए या उससे अधिक चाहिए, 13.6 से कम हो लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो, या डी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम। तो उसमें जो सही आंसर है वो है 12 का डी ऑप्शन, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम होनी चाहिए। डी 13 पे आते हैं, सोडियम परमाणु के स्पेक्ट्रम की प्रथम रेखा की लाइन, प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य दे रखी है 5890। सोडियम परमाणु के प्रथम उत्तेजन विभव कितना होगा? तो 13 में जो ऑप्शन देकर रखें 2.1 वोल्ट और 3.7 वोल्ट, 4.1 वोल्ट और 10.2 वोल्ट। तो यहाँ पर आपके वही वाला फॉर्मूला इससे पहले वाली वीडियो में जो मैं आपके लिए बताया था कि 1 2 3 7 5, ठीक है, इसके द्वारा आप किसी भी दी गई एंगस्ट्रॉम वाली एनर्जी के द्वारा यानी तरंगदैर्घ्य के द्वारा सीधा सीधा मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ करना ये है कि 12375 में 58390 का डिवाइड कर दीजिए, भाग लगा दीजिए, आंसर आएगा आपके पास में 2.1 के बाद, ठीक है, 2.1 वोल्ट आपको प्राप्त होगा, जो उसका प्रथम उत्तेजन विभव यानी एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा, एक्साइटेड पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है, उत्तेजन विभव। तो बहुत ध्यान से इस समीकरण का उपयोग करना है। लास्ट वाले वीडियो मैंने इसके ऊपर बना रखे हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें भी हम लोगों ने देखे थे, तो टाइम मिले तो जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि यदि परमाणु 2e ऊर्जा स्तर से e ऊर्जा स्तर में आए तो उत्सर्जित तरंग लैम्डा होती है। यदि संक्रमण आपका कैसा होता है, आपका थोड़ा सा कट रहा है, तो इसमें जो 4e/3 है, ठीक है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये 4e/3 है। तो जो लोग नोट कर रहे हैं वो उसको नोट कर लें। तो यदि संक्रमण 4e/3 से ऊर्जा स्तर e में हो तो उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? तो इसमें जैसा अभी फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा था कि E2 - E1, ओके, और इसको आप क्या लिखेंगे, hc/λ करेंगे, ठीक है। तो इनका यहाँ से अंतर निकाल लीजिएगा, यहाँ से कितनी वैल्यू इसके पास में लगभग आपके आएगी, तो 2e में से e को माइनस कीजिएगा, ठीक है। तो E = hc/λ एक समीकरण आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ। दूसरा समीकरण आप किसके लिए बनाएंगे, 4e/e। तो 4e/e में से जब आप e को माइनस करेंगे तो आपके पास में कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को बनाकर इसको कर दीजिएगा hc/λ डैश कर दीजिएगा, और यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। दोनों समीकरणों को भाग लगाइए, इतना काम आपको करना होगा। तो 4e/3 माइनस e करके जो वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है ना, यानी कितना मिल जाएगा, चलिए हम बता ही देते हैं। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4e - 3e/3। तो यहाँ पर e से e कैंसिल कीजिएगा और आपके पास में बचेगा 1/3, ठीक है। तो hc से hc खत्म, और यहाँ से लैम्डा के टर्म्स में आपके पास में सीधा सीधा आंसर जो मिलेगा वो आएगा 14 का आपका डी ऑप्शन आएगा, 3 लैम्डा के बराबर। तो उसमें कोशिश कीजिएगा सभी लोग और कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइड्रोजन परमाणु में मूल अवस्था तथा तृतीय उत्तेजित अवस्था के बीच में संक्रमण से उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन में स्पेक्ट्रमों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ, और फार्मूला ये है कि n × n-1, ठीक है, n × n-1 जो होगी इतनी स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या होगी। यहाँ पर देखिए उत्तेजित अवस्था कौन सी है, मूल अवस्था से तृतीय में गया है, तो n की जगह पर आपको केवल 3 रखना है, 3 रखना है, और यहाँ पर n की जगह 3 रखेंगे, 3 - 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, 3 2 = 6। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो आपका 6 लाइनें आपको इसमें प्राप्त होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 वोल्ट है, मूल अवस्था में 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन द्वारा इसको उत्तेजित किया जाता है। उत्सर्जित स्पेक्ट्रमों में रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो उसमें 16 का जो सही ऑप्शन है वो आपका है C3 होगी, ठीक है, उत्सर्जित रेखाओं की संख्या 3 होगी। बात करते हैं 17 में, सोडियम वाष्प लैम्प का वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो सोडियम का सतत वर्णक्रम मिलता है, या बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है, या रेखीय मिलता है, या काली रेखा वर्णक्रम मिलता है। तो उसमें 17 का जो सही ऑप्शन है वो आपको बैंड क्रम प्राप्त होता है, यहाँ पर बैंड स्पेक्ट्रम आपको मिलता है।
17 पे आते हैं, 18 पे 18 पर आ गए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में H अल्फा लाइन कहाँ बढ़ेगी, ठीक है। तो H अल्फा होती है, H बीटा, H गामा, H डेल्टा, ऐसे करके लाइन आपको मिलती जाती हैं। और यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसे दे रखा है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाशन और ब्रैकेट या फुंड श्रेणी में किसी एक की बात की गई है। तो यहाँ पर जो 18 जो सही ऑप्शन है, जो H अल्फा, H बीटा और जो H गामा मिलते हैं, ये आपके सब बामर श्रेणी में मिलते हैं। और बामर कब मिलते हैं उसको भी हम बता देते हैं। देखिए, लाइमन मिलता है, लाइमन के बाद बामर, फिर पाशन, फिर ब्रैकेट और फिर फोंडिया, और फोंड के बाद फिर मिलता है हम्फ्री, ठीक है। तो लाइमन जो मिलता है वो किसी भी अपर लेवल से अगर पहली वाली क्लास में आ रहा है तो यानी N1 = 1 होगा और N2 का मान 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। बामर के लिए N1 का मान 2 के बराबर होगा और N2 का मान 3 से स्टार्ट होगा। इसी तरह से पाशन के लिए N1 का मान 3 से स्टार्ट होगा और N2 का मान 4 बनेगा। और इसी तरह से ब्रैकेट के लिए N1 4 होगा और N2 के लिए 5 से स्टार्ट होगा। पाशन के लिए N1 5 होगा और N2 का मान 6 से स्टार्ट होगा। तो पहली, अगर लाइमन की पहली वाली लाइन कही जाए तो उसका 2 से 1 में होने पे मिलता है। दूसरी लाइन की बात की जाए तो तीसरे से 1 में, चौथी लाइन की बात की जाए 4 to 1 में मिलता है। तो इस तरह से ये सभी क्रम आपके आगे चलते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका 18, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम H अल्फा लाइन बामर श्रेणी में पड़ती है, हम लोग कर चुके हैं। 19 पे आते हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाशन श्रेणी किस में आती है, तो फिर से अगेन हम लोग बात करते हैं लाइमर, बामर और पाशन, ब्रैकेट और फुंड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो बामर श्रेणी है आपकी ये विजिबल रीजन में बढ़ती है, और विजिबल रीजन के बाद में इधर वाला भाग यानी ये बढ़ता है आपका परावैंगनी क्षेत्र में यानी अल्ट्रावायलेट रीजन में। और बात करते हैं पाशन के बाद जितनी ब्रैकेट, फुंड या हम्फ्री श्रेणी है ये सब आपकी पड़ती है इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। अवरक्त भाग में ये सभी पड़ेंगी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाशन श्रेणी के बारे में पूछा, तो पाशन जो श्रेणी है वो आपकी आती है 19 का A आपका अवरक्त क्षेत्र में। बात करते हैं 20 पे आइए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचल, देखिए 19 वाले क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा और ये आपका 18 वाला, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। निम्नलिखित में कौन से प्राचल पैरामीटर्स हाइड्रोजन सदृश यानी कि समान परमाणु तथा आयनों के लिए एक ही ऊर्जा अवस्था में समान है, कक्षा की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की चाल, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम या इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और ये AIPMT 2011 में आया हुआ है। हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य हाइड्रोजन समान आयन की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य के बराबर है। तो यहाँ पूछा गया है कि हाइड्रोजन समान परमाणु का Z कितना होगा और इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा। आइए देखते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला आपका चलता है यानी तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला जो होता है 1/λ R, और ये होता है 1/N1² माइनस का 1/N2² के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में देखा जाए हाइड्रोजन की दोनों तरंगदैर्घ्य बराबर हैं। पहले किसके लिए ली गई है, लाइमन श्रेणी की प्रथम के लिए ली है। तो लाइमन श्रेणी की अगर प्रथम की बात करें तो वहाँ पर R आएगा, N1 की जगह पर 1 प्लेस करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर N2 करेंगे तो N की जगह पर कितना आएगा 2, तो 2 का करेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर। ये इक्वल करेंगे किसके बराबर, हाइड्रोजन समान आयन की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए। तो उसमें भी अगेन R मिलेगा, लेकिन वहाँ पर हम लिखेंगे Z², और ब्रैकेट में जो चलेगा हमारा, क्योंकि अब बामर में आ रहे हैं तो N1 का मान 2 से स्टार्ट होगा तो 2 का स्क्वायर माइनस, और सेकंड की बात की गई है क्योंकि फर्स्ट के लिए 3 से सेकंड में आएगा और सेकंड वाली के लिए 4 से सेकंड में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका मिलेगा 4²। अब यहाँ से केवल आपको उसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से R से R को कैंसिल कीजिएगा, यहाँ पे इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा Z² = 4, ठीक है। सभी लोग करके देख लीजिए, टाइम थोड़ा शॉर्ट रहता है। Z² = 4 मिलेगा, और यहाँ पर Z का सीधा सीधा मान आप निकालेंगे Z = 2 के लिए, जो सही ऑप्शन है आपका A का 2 आंसर करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था N से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है, ओके। और इसी प्रकार उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य एक 2.75 इलेक्ट्रॉन कार्यफलन के प्रकाश सुग्राही धातु को प्रकाशित करती है। यदि इलेक्ट्रॉन का निरोधी विभव यानी कट ऑफ पोटेंशियल 10 वोल्ट हो तो N की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में, तो उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो E का मान है वो आपको कैसे मिलता है कि En - E1 से मिलता है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर स्टार्ट किया जाए तो स्टार्टिंग में जो इसकी वैल्यू होती है वो कितना रही जाएगी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अपॉन N²। यहाँ पर अभी संख्या नहीं मान के चल रहे, यहाँ पर N को हमने कोई भी नंबर नहीं दिया है, ठीक है, माइनस, और जो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 13.6 के इक्विवेलेंट। तो ये हो गई आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर हम सॉल्व करें और 13.6 को आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आपके पास इक्वेशन जो मिलेगी वो आएगी। इसको आप अपने पास लिख लीजिएगा कि E का जो मान हमें यहाँ से मिलेगा वो मिलेगा 13.6 और ब्रैकेट में 1 - 1/N², इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट होगा।
अब बात करते हैं प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में। तो इसकी सीधी सीधी वैल्यू आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्योंकि बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कट ऑफ पोटेंशियल के बारे में, तो यहाँ पर ई के इक्वल्स टू ई माइनस डब्ल्यू के होगा। और यहाँ पर अब वैल्यू प्लेस करने का समय आ गया, क्योंकि ई का मान अगर यहाँ से निकालें तो ई किसके बराबर निकलेगा, ई के प्लस डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें सीधे सीधे मान निकालना है। तो ई के का मान कितना है, ई के का अगर मान लिखें तो काइनेटिक एनर्जी का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास में आएगा कितना दे रखा है, इंटू 10 वोल्ट है। ठीक है, निरोधी हुआ आपका 10 वोल्ट है, तो ये आपको होगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हुआ। प्लस W कितना दे रखा है, W का जो मान गिवन है 2.75 है, 2.75, और ये टोटल वैल्यू आपके पास में आएगी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट। तो ये आपके पास में आ गया। अब क्या करना है आपको, इन दोनों की इक्वेशन की कंपेयर कर दीजिए भाई। 13.6 इंटू 1 पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू किसके बराबर कर दो, इसके बराबर रख दो। ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं। तो यहाँ पर जब ये वैल्यू आप बराबर करोगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा दीजिएगा, 13.6 का भाग लगा दीजिए 12.75 में, सॉरी, तो यहाँ पर मिलेगा आपको n स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और n की जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा √16 और दिस वैल्यू इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर जो n का मान है वो किसके बराबर आना है, 4 के बराबर आना है, 4 के इक्विवेलेंट है। थर्ड पे आते हैं, लाइमन तथा बामन श्रेणी की न्यूनतम तरंग दरों का अनुपात कितना होगा। तो न्यूनतम कब प्राप्त होती है, जब भी कोई इन्फिनिटी से आपके पहली कक्षा में आता है या दूसरी में आता है या तीसरी में आता है। तो यहाँ पर उन्हीं तरंग दरों का अनुपात पूछा गया, तो सीधी बात है कि 1/λ। ठीक है, 1/λ से स्टार्ट करते हैं कि जो फॉर्मूला अगर हम बना के चलें, क्योंकि बामर का पहले पूछा है, ठीक है ना, बामर लाइमन तथा बामर की न्यूनतम तरंग दरों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें तो 1/λ होकर चलता है। ठीक है, तो 1/λ किसके लिए, बामर के लिए। मैं इंडिकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ R बामर के लिए। पहली वाली लाइन 2 कांस्टेंट होगी, ठीक है ना, और लास्ट वाली यानी N2 का मान इन्फिनिटी होगा, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी आपको R/4 के बराबर लिख लेते हैं। ओके, इसी तरह से लाइमन के लिए 1/λ करके लिखें, और लाइमन लिख लिए तो L ले लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे 2 लिया था बामर के लिए, लाइमन में पहली वाली होती है फर्स्ट वाली, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर और लास्ट वाला वही 1/∞, दिस इक्वल्स टू R/1 कर लीजिए 1 मिनट के लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लें, तो यहाँ पर ये हर का हर ऊपर पहुँचेगा और ये नीचे आएगा। इसी तरह से ये ऊपर जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पे R से R को काटिए। ठीक है ना, तो 1/4 वैल्यू आपको यहाँ से प्राप्त होगी, यानी सीधा मान आपको मिलेगा कि लैम्डा किसका, लाइमन का। ठीक है, लाइमन/λ बामर, दिस इक्वल्स टू किसके, 1/4 के इक्विवेलेंट मिलेगी, 1/4। 4 का भाग लगा दीजिए, 0.25, 0.25। तो 25 जो आंसर आपका आ रहा है वो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी दे रखी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम आयन He+ की प्रथम उत्तेजित अवस्था में एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पर Nv ऊर्जा स्तर की बात की गई है, तो दिस इज इक्वल्स टू En एंड द वैल्यू ऑफ माइनस का RHc/n²। पहली वाली कक्षा के लिए कहें तो n इक्वल्स टू हम लोग 1 प्लेस करते हुए आए हैं, तो E1 इक्वल्स टू माइनस RHc/1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। और ये वैल्यू किसके बराबर है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। इसका मतलब माइनस से माइनस हटाइए, RHc की कंबाइंड वैल्यू आपके पास में आ गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में। अब यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि हाइड्रोजन परमाणु He+ के लिए nवे ऊर्जा स्तर का मान पूछा गया है। ठीक है, तो Z मान के हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर अब हम कंसीडर करेंगे En, और ये वैल्यू है माइनस का Z²/n² एंड दिस वैल्यू इक्वल्स टू RHc के इक्विवेलेंट। और अब आप जैसे इसकी वैल्यू पहले ही निकाल चुके थे, तो इसके लिए क्या करें, सीधा सीधा वैल्यू लगा दीजिएगा। तो माइनस का Z की जगह कितना लगाएं, बात हो रही है 2 के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम प्लस है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे अपॉन दूसरी कक्षा है, n बराबर 2 के लिए पूछा गया, तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर आप लगाएंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में RHc का मान जो अभी आपने लिखा था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर हटा दीजिए, 4 ही आना, 4 से 4 हटाइए तो माइनस 13.6 इसकी वैल्यू आपको प्राप्त होगी, क्योंकि वैल्यू है A के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/2 mv² गति ऊर्जा का अल्फा कण एक भारी नाभिक की ओर प्रक्षेपित किया गया है। अल्फा कण की नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी किसके समानुपाती होती है। तो इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला अगर हम देखें कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जब एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी, वहाँ पर जाकर वो रुकेगा, यानी वहाँ से फिर लौटना प्रारंभ करेगा। तो 1/4πε0 और ZE उस पर चार्ज हो जाएगा नाभिक का, 2E अल्फा कण का चार्ज है, अल्फा कण मूवमेंट कर रहा है तो वहाँ पर, और डिस्टेंस जो आके आ गई R0 के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है, R0 का मान निकालना है, और R0 आप M में आपको रिलेशन बनाना है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं M और R एक दूसरे के कैसे हैं, रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमपाती हैं, और व्युत्क्रमपाती होने पर ये जो वैल्यू आपको मिलेगी,
ये वैल्यू आप इसके बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर आर प्रोपोर्शनल सीधा सीधा वैल्यू आर प्रोपोर्शनल 1/m के बराबर होगा। जो सही विकल्प है वह है आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 1/m के इक्विवेलेंट होगा। आर नॉट प्रोपोर्शनल 1/m आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में, माना एक इलेक्ट्रॉन मूल बिंदु की ओर एक नियत बल K/R द्वारा आकर्षित किया जा रहा है और जहां R मूल बिंदु से इलेक्ट्रॉन की दूरी है, निकाय पर बोर मॉडल का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn और गति ऊर्जा Kn आती है। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? Kn अनाश्रित है, इस पर डिपेंड नहीं करता n पर, या Rn प्रोपोर्शनल n है और Kn प्रोपोर्शनल 1/m, इसी तरह से Rn प्रोपोर्शनल n या Kn प्रोपोर्शनल 1/r या Rn प्रोपोर्शनल r स्क्वायर n स्क्वायर सॉरी, और Kn इक्वल्स टू 1/n Rn प्रोपोर्शनल आपका n स्क्वायर। तो ये सभी आपके सामने ऑप्शन गिवन है। इन ऑप्शन में देखते हैं तो इसमें सीधा है कि Kn अनाश्रित है और Rn जो है उसके समानुपाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका चित्र 19.19 किसी हाइड्रोजन सदस्य परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित करता है। चित्र में प्रदर्शित संक्रमणों में से कौन सा संक्रमण, कौन सा ट्रांजिशन है अधिकतम ऊर्जा के फोटोन का उत्सर्जन प्रदर्शित करेगा? तो अगर हम लोग बात करें सेकंड और फर्स्ट की, ठीक है, सेकंड से फर्स्ट में जाना और आना दोनों दिखा रखा है, तो इसमें पूछ रहा है उत्सर्जन के लिए। तो अगर फर्स्ट वाले की बात की है तो ये तो वही अवशोषण का हुआ, ठीक है, तो उसको आप लीव करिए। बाकी के और जो उस ऊर्जा स्तर दे रखे हैं ये आपके एनर्जी लेवल में कम होते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप जो होता है वो n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2 के बीच में होता है। तो जो सही ऑप्शन है वो आपका थर्ड वन। 8 पर आते हैं। परावैंगनी क्षेत्र में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य 122 nm है, नैनोमीटर है। अवरक्त क्षेत्र में इसकी लघुत्तम तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? IIT में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें अगर परावैंगनी क्षेत्र में दीर्घतम तरंगदैर्घ्य के लिए पूछा जाए तो n1 इक्वल्स टू 1 और n2 इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर फॉर्मूला आप वही लगाएंगे कि 1/λ, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू सीधा सीधा लगा तो 1/2 nm नैनोमीटर करके चलेंगे, और वैल्यू किसके बराबर? r, और यहाँ पर आएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू बनेगी 3r/4 के इक्विवेलेंट, ओके, 1/22 नैनोमीटर। अब इसको आप इक्वेशन 1 लेके छोड़ दीजिए। आगे अवरक्त क्षेत्र की बात की गई है, ये परावैंगनी क्षेत्र में दीर्घतम तरंगदैर्घ्य के लिए है, ठीक है ना। परावैंगनी क्षेत्र का मतलब समझ ही गए होंगे, इन्होंने उसको लाइमन नहीं कहा है, ठीक है ना, लाइमन ना बोल के उन्होंने क्या कह दिया? परावैंगनी क्षेत्र में। अब जिस स्टूडेंट को नॉलेज होगी कि परावैंगनी क्षेत्र के लिए कौन सी वाली लाइन होती है वही इस क्वेश्चन को हल कर पाएगा। उसी के बेसिस पर ये 1 और 2 प्लेस किए गए हैं, ठीक है। IIT में आयु क्वेश्चन है तो अच्छा स्टैंडर्ड का है। अगले वाला पार्ट में देखिए, इसने पूछा अवरक्त क्षेत्र में, और अवरक्त क्षेत्र में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य के लिए पूछ रहा है। तो अवरक्त क्षेत्र के लिए अगर हम बात करें तो अवरक्त क्षेत्र में कौन पड़ेगा? आपका पाइथन पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग की बात करें तो वहाँ पर n1 इक्वल्स टू 3 आप प्लेस करिए और n2 का मान किसके बराबर? इन्फिनिटी के बराबर रखिए, और वहाँ पर 1/λ कीजिएगा r, और वहाँ पर वैल्यू प्लेस कीजिए 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞, दिस वैल्यू इक्वल्स टू r/9। अब पहली वाली समीकरण जो आपके पास इक्वेशन 1 आई और इक्वेशन 2 आई, इन दोनों की हेल्प से आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। लैम्डा का मान जो बराबर होगा लैम्डा इक्वल्स टू, जब भाग लगाएंगे तो 3r/4 जो उसमें मिला था, और यहाँ कितना मिला आपको? 9/4, ठीक है, तो 9/4 वैल्यू आपको मिली। और 1/122 सॉरी r/9 आर से आर कैंसिल कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ में? 122 के साथ में। तो यहाँ पर जो आंसर आपके पास में आएगा 823.5 के इक्विवेलेंट आएगा। तो ये जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन के काफ़ी निकट है, तो बी आंसर पे आप टिक लगाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि परमाणु 100-215 बोहर मॉडल का अनुसरण करता है तथा 215 100 FM को 5वीं कक्षा की बोहर त्रिज्या की 5 गुनी है, तब P का मान कितना होगा? ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो nवीं कक्षा में यहाँ पर आपको पूरा फार्मूला ध्यान करना पड़ेगा, और वो फार्मूला आपसे कहता है कि Rn की जो वैल्यू होती है, Rn दिस इक्वल्स टू होता है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर जो हम केवल लेंगे वो किस को लेंगे? एन स्क्वायर को लेंगे, और किसको लेंगे? जेड को लेंगे, एन स्क्वायर अपॉन जेड, और बाकी सबकी वैल्यू जो बराबर होती है वो कितनी लगा दें कि एन स्क्वायर अपॉन जेड, और बाकी जो जितने भी कांस्टेंट बचे आपके एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई, ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, द्रव्यमान और आवेश दोनों के मान अगर लगा दें तो यहाँ पर जो मान आपको मिलता है वो मिलता है आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 0.53 एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट मिलता है। यहाँ से हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे। तो क्यों पूछा गया है z इक्वल्स टू 100 दे रखा है, तो z की जगह पर हम 100 प्लेस करें, 100 लगाते हैं, 100 लगाइए, z इक्वल्स टू आप 100 लगाएंगे और वैल्यू प्लेस करेंगे, n की वैल्यू कितनी लगाएंगे? 5 की इक्विवेलेंट लगाएंगे, ठीक है, 5 लगाइएगा, और इसको आप प्लेस कर दीजिए फॉर्मूले में। तो Rn दिस इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कीजिए अपॉन 100 इंटू मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम के साथ में। यहाँ पर जो आंसर मिलेगा आपको मिलेगा 1/4, ठीक है। तो 1/4
यहाँ पर पूरा फैक्टर आपको 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर कंपेयर कर लीजिएगा 25 और 25 इसकी वैल्यू आएगी, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 एंड 25 4 जा 100, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/4 और बाकी सेम फैक्टर एज इट इज़। तो इसका मतलब ये हो कि पी स्क्वायर से अगर इसकी कंपेयर करें तो यहाँ पर जो मान आपको मिलने वाला है वो कितना होगा, 1/4 के बराबर होगा। तो 1/D ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। बात करते हैं 13 पे, सोडियम की पीली रेखा की तरंग दर 5896 एंगस्ट्रॉम है, इसकी तरंग दर संख्या कितनी है, तो तरंग दर संख्या रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, तो 1/λ, तो 1/5896 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसका आप भाग लगाएंगे और आपको आंसर मिलेगा 13 का। ये आपका आंसर सही है, विकल्प आपका बी आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा निकालने की। अगले पर आते हैं, हाइड्रोजन परमाणु जैसे एक इलेक्ट्रॉन किसी उत्तेजित अवस्था में पूर्ण संख्या 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एच की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, डी ब्रॉगली तरंग दर का मान ये पूछ रहे हैं। तो डी ब्रॉगली तरंग दर का मान H/m(p) के बराबर है, या फिर बात कर लें H/me के इक्विवेलेंट है। तो अब यहाँ पर जो हमें आवश्यकता पड़ने वाली है वो आ रही है आपकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, जितनी उसकी टोटल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी किससे इंडिकेट की गई है, के से, और के इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, -E के इक्विवेलेंट, ठीक है। माइनस में इसकी वैल्यू गिवन है, तो माइनस और माइनस आपका क्या करते हैं, प्लस कर दीजिएगा, तो कितना हो गया आपका 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अब आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 मल्टीप्लाई कीजिए 10⁻⁻19 का, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यू मिलेगी 5.44 इंटू 10⁻⁻19। काफ़ी लंबा वीडियो होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन और लेना है, उसके बाद फिर बंद करेंगे। और फिर यहाँ से इस वैल्यू का आपकी कमान ध्यान रखिए, और अब फार्मूले का यूज़ करेंगे लैम्डा वाला, ठीक है। लैम्डा जिसमें काइनेटिक एनर्जी आती है वो बराबर होता है H/√2m के इक्विवेलेंट। यहाँ पर सबके मान लगाने हैं आपको, H की वैल्यू प्लेस करो, M का मान लगाओ, K का मान लगाओ, जो वैल्यू आपके पास में आएगी 6.663 एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट आएगी, ये आपका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का और लिखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु बामर श्रेणी की प्रथम लाइन दे रखी है, फर्स्ट लाइन के संगत तरंग दर है, एकल आयनित हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के बराबर हो गई, ठीक है। किस रेखा के मान इसके बराबर होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट कीजिए 1 आप लैम्डा से, और ये वैल्यू बराबर होगी R/Z² और 1/n1² और माइनस का 1/n2²। देखिए, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे प्रूफ के साथ भेजेंगे, और इसका जो सही आंसर है वो आप मैं बताता जाता हूँ। 1215 आंसर इसका मिलना है, और Z=1 प्लेस कीजिएगा, कोशिश कीजिए करने के लिए, ठीक है। तो पहले n1 = 2 और n2 = 3 बना के पहली इक्वेशन बनाइएगा, और एकल आयनित के लिए Z का मान आप 2 लेके चलें, और बामर श्रेणी की द्वितीय लाइन के लिए बोला, सेकेंडरी के लिए बोला है, तो n1 = 2 और n2 = 4 के लिए, ठीक है। इस तरह से 2 इक्वेशन आपकी बनेंगी, भाग लगा दीजिएगा और वहाँ से फिर लैम्डा का मान कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, सभी लोग करें, कोशिश करें। धन्यवाद, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।